जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में चर्चा करेंगे। लखनऊ के नामकरण व लखनऊ में जन्मे वीर योद्धाओं के बारे में, लखनऊ के एक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, लखनऊ के पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में रायबरेली, दक्षिण पश्चिम में उन्नाव, उत्तर पश्चिम में हरदोई तथा उत्तर में सीतापुर जनपद से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2528 वर्ग किलोमीटर है। लखनऊ की उत्तरी भाग में सई नदी तथा मध्य में गोमती नदी बहती है। बेतवा, नगवा, कुकरैल, हैदर कैनाल व लोनी नाला लखनऊ शहर में बहते हैं। अब चूँकि आबादी के हिसाब से विश्व का 6वां देश उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसलिए दूर दूर से लोग आकर लखनऊ में बस गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासिंदे लखनऊ में अधिक पाए जाते हैं। सुनने में आया है कि नवाब वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज कलकत्ता ले जाने लगे तब उस समय उन्होंने एक शेर पढ़ा था, आसमां में क्या ताकत है जो छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। यह शेर इतना प्रैक्टिकल है कि जो भी नौकरी पेशे से, काम धंधे से जुड़े हुए लोग लखनऊ आते हैं और 1-2 वर्ष भी अगर यहाँ रह गए तो अंत्योगत्वा वो अपना लखनऊ में बस ही जाते हैं। कोई तो बात है जो लखनऊ में, जो यहाँ के निवासियों को नम्र व तहजीबदार बनाती है। लखनऊ की प्राकृतिक छटा भी विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के 4 शहरों की रौनक में लखनऊ का भी नाम आता है। बनारस की सुबह, लखनऊ की शाम, दिल्ली की दोपहर, बम्बई की रात देखने के काबिल होती है। मौखरी वंश के हरि वर्मा ने 510 ईस्वी में कन्नौज राज्य की स्थापना की। कन्नौज राज्य के स्थापना के अंतर्गत वर्तमान में लखनऊ, जो आज के KGMC मेडिकल कॉलेज के आसपास गोमती के दोनों तरफ बसा हुआ था, इसका पुराना नाम पासीपुरवा नाम था। पासीपुरवा के नाम से एक पुराना गांव था। उस वक्त हर गांव का एक मुखिया हुआ करता था जिसे ग्रामणी कहा जाता था। राजा के सैनिक इसी ग्रामणी की मदद से अनाज का एक निश्चित हिस्सा हर साल लिया करते थे। उस समय के अधिकतर गांव एक ही कबीले, एक ही जाति के हुआ करते थे। लखनऊ के निर्माता लाखन पासी के बारे में अवध प्रांत के डिस्ट्रिक्ट गजेटियरों में पासी भर राजाओं का उल्लेख मिलता है। आज़ादी से पहले यह पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया भी जाता था। पुराना लखनऊ नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल हलीम सरर, जिन्होंने उर्दू की पुस्तक गजिस्ता लखनऊ का हिंदी रूपांतरण किया है, पुस्तक की पृष्ठ संख्या 14 पर उल्लेख है कि लाखन पासी न केवल बहादुर योद्धा थे बल्कि कुशल शिल्पकार भी थे। उनका किला वास्तु संरचना अनुसार बनाया गया था। लखनऊ की रियासत पर लाखन पासी के ही वंशजों का अधिकार था। 1767 ईस्वी में जब आसफ उद दौला फैजाबाद से
अवध की राजधानी लखनऊ लाया था, तब पासी ग्रामीणों से ही जमीन उसने प्राप्त की थी। 1850 ईस्वी में लखनऊ के आसपास पासी जाति की संख्या 10 लाख से भी अधिक थी। वाजिद अली के समय भी लखनऊ के आसपास पासी बिरादरी की आबादी सबसे ज़्यादा थी। योगेश प्रवीण ने अपनी पुस्तक दास्ताने अवध के पृष्ठ संख्या 7 पर उल्लेख किया है कि लखना पासी का सर काटकर शेख जादों ने जिस नाले में फेंका था वही नाला सरकटा नाला कहा जाता है। लखनऊ के वास्तविक निर्माता लाखन पासी ब्रिटिश गजेटियरों में भी दर्ज हैं। वीर लाखन पासी ही लखनऊ के निर्माता हैं। इनका राज्य पूरब में नगराम, निगोहा, अहिनवार, भंवरेश्वर, कान्हपुर, सरई, गुदौली, गोसाईगंज व पश्चिम में भरावन, गदहों, ससपन, पारा, दिलावर नगर, फतेहपुर, तिरगवा, कोणेश्वर व उत्तर में चंद्रिका, लासा, उनई, टीकनगढ़ी व दक्षिण में जलेश्वर, मिर्जापुर, बनी, ढाकेश्वर, असोहा, जबरौली सई नदी की सीमा तक फैला हुआ था। सन 1927 से लेकर के 1947 तक प्राइमरी भूगोल की कक्षा 3 की किताब में लिखा गया था कि लखनऊ के निर्माता लाखन पासी व बिजनौर के निर्माता बिजली पासी, मलिहाबाद के निर्माता मुलहे पासी, काकोरी के निर्माता काकोर पासी, संडीला के निर्माता सल्ली उक्त पुस्तक मुंशी नवल किशोर प्रेस हजरतगंज से प्रकाशित थी। महमूद गजनबी के सेनापति सालार मसूद ने कई छोटे छोटे राजाओं को लूटा था, जिनमें अयोध्या व बहराइच भी शामिल है। चित्तौरा के राजा सुहेल देव राजभर ने सालार मसूद को मार डाला था। सुहेल देव ने ही अपनी होने वाली पत्नी को सालार मसूद से छुड़ाने के लिए बहराइच किले में रात में आक्रमण किया था। बाद में सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम शासन रहने के कारण बहराइच में गर्मियों में सालार मसूद की याद में एक बड़ा मेला लगाया जाने लगा, जो आज भी लगता है। अब उस सेनापति को गाजी बाबा कहा जाता है। कालिंजर के चंदेल राजा विद्याधर ने कन्नौज के राजा राजपाल की कायरी से चिढ़कर उसका कत्ल कर दिया था और उसके बेटे त्रिलोचन पाल को कन्नौज की गद्दी दिलवा दी थी। पर एक वर्ष बाद महमूद गजनबी ने कन्नौज के अधीन मथुरा पर फिर आक्रमण कर दिया। मुकाबले में त्रिलोचन पाल मारा गया और इस प्रकार कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया था। बंगाल के शासकों ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। अब लखनऊपुर, इसी लखनऊ का पुराना नाम लखनऊपुर था, लखनऊपुर बंगाल के अधीन आ गया। तब लखनऊपुर के आसपास गांव के पासी युवकों ने बिजनौर में जमींदारी कायम कर ली थी। उस वक्त के भारतीय राजाओं में विद्याधर बड़े जीवट राजा हुआ करता था। 1021 से 1022 में महमूद गजनबी इसके किले कालिंजर को 14 माह तक घेरे रहा, पर किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। अंत में उसने विद्याधर से संधि कर ली थी और भारत में जीते हुए 15 किले विद्याधर को दे दिए थे। विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र के निवासी चंद्रदेव ने 1080 में कन्नौज के आसपास के क्षेत्र पर फिर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया।
उसका वंश गहड़वाल वंश कहलाया। इस प्रकार लखनऊपुर फिर कन्नौज के पास चला गया था, पर अब की बार यहाँ के उपराजा ने अपनी हवेली 4 कोस दूर बिजनौर में बनवाई। गहड़वाल वंश के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का जब अपहरण हुआ तो उसमें कन्नौज का सेनापति रतिभान मारा गया। जिन 12 राजाओं ने कन्नौज को कमज़ोर जानकर मालगुजारी देना बंद कर दिया था, उनमें उस वक्त का लखनऊपुर का राजा बिजली पासी भी था। 1190 में जयचंद ने उन 12 राजाओं से वार्षिक मालगुजारी वसूलने वनाफर वीर आल्हा उदल को जब भेजा था, तब कन्नौज की सेना लाखन टीला पर ही रुकी थी। इसी लाखन टीला पर कभी लखनऊ शब्द के जन्मदाता लखनऊ की हवेली थी। आज यहाँ KGMC मेडिकल कॉलेज है। वनाफरों के साथ युद्ध में बिजली पासी पराजित हुआ और लखनऊपुर फिर कन्नौज के अधीन हो गया। गजनी के अधीन भारतीय राज्य का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी लाहौर थी, 1194 में कन्नौज राज्य अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार लखनऊपुर लाहौर के अधीन चला गया। 1212 में इल्तुतमिश ने लाहौर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसने इंद्रप्रस्थ के पास नया शहर दिल्ली बसाकर उसे ही अपनी राजधानी बना लिया। तब भी लखनऊ लखनऊपुर ही था, जो अब दिल्ली के अधीन हो गया था। सल्तनत काल में दिल्ली की गद्दी पर कई वंशों की सत्ता रही, पर लखनऊपुर सदैव पासी जमींदारों की जागीर रही। ये अफगानी राजाओं को वार्षिक मालगुजारी देते रहे। अपनी संपन्नता और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति रखने के कारण अवध हमेशा दिल्ली के सुल्तानों को आकर्षित करता रहा। इल्तुतमिश ने जब अपने पुत्र नसीरुद्दीन को बहराइच का प्रशासक नियुक्त किया तो वह लाखनपुर से होकर ही गुजरा था। 1341 में मोहम्मद तुगलक जब सालार मसूद के मकबरे की तिजारत करने बहराइच गया तो उस समय भी वह लाखनपुर से ही होकर गया था। इस यात्रा में उसके साथ इब्न बतूता भी था। थट्टा की विजय के बाद फिरोज तुगलक भी लाखनपुर होकर ही बहराइच गया था। 1206 से लेकर के 1526 तक पूरे अवध क्षेत्र में इस्लाम खूब फैला। उस वक्त यहाँ के भूस्वामियों ने भी मुस्लिम धर्म अपनाया तथा ईरान अफ़गानिस्तान से भी कई मुस्लिम परिवार आकर लाखनपुर में बस गए, जिनमें खासकर शेख और पठान थे। अच्छी खेती के लिए मशहूर होने के कारण मुगल शासन में लाखनपुर ने खूब तरक्की की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के बाद हुमायूं ने लखनऊपुर में अपनी आरामगाह बनवाई और इसे अपने अधीन करा लिया। 1527 में जब खानवा के युद्ध में हुमायूं गया तो अफ़गानी सैनिकों ने लखनऊपुर पर कब्जा कर लिया। 1528 में बाबर ने अफ़गानों से फिर लखनऊपुर छीन लिया। बाबर की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी के सैनिक, जिनमें अफ़गानी सैनिकों की अधिकता थी, लखनऊपुर पर कब्जा के लिए कोशिश करने लगे। 1540 में शेर शाह सूरी ने मुग़लों को खदेड़कर लखनऊपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। उसने यहाँ अपनी टकसाल बनवाई। अकबर ने जब अपने राज्य को 12 सूबों में बांटा तब उसने अवध सूबा बनवाया। अवध सूबे का पहला सूबेदार अब्दुल रहीम को बनाया गया। इस अब्दुल रहीम ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया।
शेर शाह द्वारा बनाई गई लखनऊपुर की टकसाल को बहाल कर दिया और अपना विश्राम स्थल लखनऊपुर में बनाकर लखनऊपुर का नाम लखनऊ कर दिया। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। अब्दुल रहीम ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया, अपना विश्राम स्थल लखनऊपुर में बनाकर लखनऊपुर का नाम लखनऊ कर दिया। मुगल काल में सामंत प्रथा समाप्त हो गई, बादशाह के पास अस्थायी सेना रहने लगी तथा माल गुजारी वसूलने के लिए जमींदारी प्रथा लागू हो गई। लखनऊ के नवाबी दौर के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। इस नवाबी दौर में शहादत अली खान ने लखनऊ के शेखों को दबा दिया तथा अवध प्रांत से मराठों का प्रभाव भी खत्म कर दिया। इससे मुगल बादशाह का रुतबा बढ़ गया। 1739 में बादशाही सेना के बिना करनाल के युद्ध में इस शहादत अली खान ने केवल अवध प्रांत की सेना से नादिर शाह को नाको चने चबवा दिए थे। इसके समय में लखनऊ में धनी धनी लोग आकर बसने लगे। 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके कोई पुत्र नहीं था, 5 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी उसके भाई के बेटे से हुई थी जिसका नाम सफदर जंग था। सफदर जंग 1739 में शहादत अली खान का दामाद, जो उस समय अवध का सूबेदार बन गया था। अधिकांशतः यह दिल्ली में ही रहा, पर अपनी राजधानी अयोध्या जाते वक्त यह लखनऊ में विश्राम अवश्य किया करता था। लोग अभी भी लखनऊ आकर बस रहे थे। फारसी में सूबेदार को नायब कहा जाता है। इसी नायब में से नवाब शब्द विकसित हुआ। दरअसल जब सफदर जंग ने 1748 में अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था, तब से सफदर जंग अपने को नायब की जगह नवाब कहा जाना पसंद करने लगा। 1754 में इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा शुजाउद्दौला अवध का सूबेदार बनाया गया। शुजाउद्दौला 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में लड़ा। नतीजा शक्तिशाली मराठे पराजित हुए। फिर एक परंपरा चल निकली, अवध के शासक नवाब कहे जाने लगे। इसी शुजाउद्दौला ने अयोध्या के पास नया शहर बसाया जिसका नाम फैजाबाद रखा और फैजाबाद में ही अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हारने के बाद शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों से जो संधि करनी पड़ी, उससे अवध की सेना कमज़ोर हो गई थी। शुजाउद्दौला के बाद हम लोग आसफुद्दौला के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका बेटा आसफुद्दौला अवध का नवाब बन गया। फैजाबाद से अवध की राजधानी लखनऊ यही लाया था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाने वाले आसफुद्दौला था। इसके समय लखनऊ का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसने लखनऊ में 32 बाग लगवाए। आज लखनऊ के जो भी बाग नाम से मोहल्ले हैं, वहाँ कभी इसी ने बाग लगवाए थे। ये बहुत ही दयालु था। इसके समय जनमानस में एक कहावत चल पड़ी, जिसे ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, सहित कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। आसफुद्दौला की दरिया दिली के किस्से भी खूब मशहूर हैं। उसकी दरिया दिली के बारे में एक नमूना देखें। एक बार नवाब ने देखा कि एक बुढ़िया लोहे की तलवार लिए
आसफुद्दौला दौला से मिलना चाहती है। जैसे ही नवाब ने इस तरफ देखा, बुढ़िया ने सलाम पेश किया। नवाब ने समझा शायद ये तलवार उन्हें नज़र करने लाई है, भेंट करने लाई है। उन्होंने चोबदार भेजकर तलवार मंगवा ली। अपने हाथ में लेकर देखा तो वो बहुत मामूली तलवार थी, जिसे उन्होंने फौरन वापस करा दिया और कहलवा दिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो बता दे, यह तलवार उनके काम की नहीं है। बुढ़िया अपनी तलवार अपने हाथों में लेकर उलट पुलट कर देखने लगी और कुछ बोली नहीं। तब नवाब आसफुद्दौला बोले, मैंने तलवार से कुछ नहीं निकाला और ना ही बदल दी है, आप उसमें क्या जांच रही हो? तब बुढ़िया बोली, बंदा परवर, मैंने सुन रखा है कि आसफुद्दौला पारस हैं, पर हाय मेरी तकदीर, मेरी तलवार आपके हाथों में जाकर भी अभी भी लोहा की लोहा बनी हुई है। तब नवाब मुस्कुराए और बुढ़िया को तलवार के वजन की बराबर की सोने की मोहरें देकर उससे तलवार ले लिए। एक बार उनके घोड़े की टाप के नीचे आकर एक चूहा मर गया। तब उन्होंने उस चूहे की मजार बनवाई और उसकी याद में एक बाग लगवाया, जिसे आज मूसा बाग कहा जाता है। नवाब आसफुद्दौला के महल के चिड़ियाघर में मुर्गी, भेड़, हिरन, बंदर, सांप, बिच्छू के अलावा लगभग 3 लाख कबूतर भी पले थे। वो आठों पहर भंग की तरंग में रहते थे। वो शराब भी पीते थे। बाद में अफीम भी उनके मुंह लग गई। नवाब ने उस वक्त के नामी शायर मीर सौदा और साज को पनाह दी थी। मोहम्मद अली शाह 1837 में नासिरुद्दीन हैदर की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने 63 वर्षीय मोहम्मद अली शाह को लखनऊ का नवाब बना दिया। ये गोमती नदी के किनारे अपने महल में रहता था। हुसैनाबाद परिसर की भव्य इमारतें इसी ने बनवाई थी। एक बार मोहम्मद अली शाह रात में सियारों की आवाज़ से जग गया तो सुबह अपने चमचों से पूछा कि रात में कौन जानवर और क्यों बोल रहे थे। चमचों ने बताया कि हुजूर, ये सियार हैं, ठंड से चिल्ला रहे थे। आखिर ये भी आपकी प्रजा हैं, इन्हें कंबल चाहिए। इस प्रकार 500 कंबलों का पैसा चमचों ने हड़प लिया था। जब सियार दोबारा चिल्लाए और नवाब ने सियार के चिल्लाने का कारण पूछा तो चमचों ने समझा दिया कि हुजूर, ये आपको दुआएं दे रहे हैं। लखनऊ की मशहूर पोदेने वाली बेगम इन्हीं की रानी थी। अवध के ख्वाजा सरा के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। मुग़ल शासकों ने एक परंपरा डाली थी कि अपने महल में कामकाज के लिए औरतों व लड़कियों को कामकाज के लिए रखना बेगमों को पसंद नहीं था तथा पुरुष नौकरों का महल में आना जाना बादशाहों को पसंद नहीं था। अतः यह बीच का रास्ता अपनाया गया था। अवध में ख्वाजा सरा कहे जाते थे। महल में कामकाज के लिए किन्नर को रखने का चलन आरंभ किया गया। इन्हीं को अवध में ख्वाजा सरा कहा जाता था। तमाम ख्वाजा सदा धनी व्यक्तियों की रखेलों से उत्पन्न बच्चे ही होते थे। बचपन में जिनकी पशुओं की तरह नसबंदी कर दी जाती थी, बड़े होकर इनमें से कई काफ़ी शक्तिशाली भी हुए। शुजाउद्दौला का खास ख्वाजा सरा जवाहर अली खां अब उसकी मां नवाब बेगम की खिदमत में था। फैजाबाद में इसका इमामबाड़ा और जवाहर बाग है। नवाब बेगम की महल सरा में मसरूम अली खां, नाजिर मियाँ, सरफरत मियाँ, इत्तेफाक अली खां, जावेद अली खां आदि ख्वाजा सराओं का बोलबाला रहा है। जवाहर अली खां और आसफुद्दौला का ख्वाजा सरा हसन रजा खां में कई बार टकराव हुआ।
एक बार वारेन हेस्टिंग्स के इशारे पर आसफुद्दौला ने अपने अहलकारों और ख्वाजा सरा हसन रजा खां को फैजाबाद की बेगम से धन वसूलने भेज दिया। आसफुद्दौला का यह पैगाम हसन रजा खां ने जब पैगाम नवाब बेगम व बहू बेगम को दिया तो बहू बेगम क्रोधित हो गईं। बहू बेगम के मायके से कई सैनिक उनकी हिफाजत के लिए फैजाबाद में तैनात थे। जब बेगमों को ऊहापोह की स्थिति में देखा तो उनकी तरफ से जवाहर अली खां ने मोर्चा संभाल लिया। वो बेगम के गोलंदाज के पास पहुंचा और ताली पीटकर बोला, लगा दो पलीते में आग, अब देर किस बात की। तब बहू बेगम ने रोते हुए नवाब बेगम से कहा, अम्मा क्या करें। तब नवाब बेगम ने वसंत अली ख्वाजा सरा को भेजा। वसंत अली सरपट दौड़ा और ताली पीटकर बोला, बेगम का फरमान है, अभी गोले ना दागें। थोड़ी देर बाद लखनऊ के सिपाही विजयी भाव में महल में घुसने की कोशिश करने लगे। तब फिर बहू बेगम ने अपने ख्वाजा सरा जावेद मियाँ को हुक्म दिया कि लगा दो आग, तोपों में जो होगा देखा जाएगा। ये सुनते ही नवाब बेगम को गस आया। वो गिरते हुए बोली, अपने बेटे की ताकत पर हम गोले नहीं चलाएंगे, जो होता है होने दो। बेगम हजरत महल के बारे में, इनका प्रारंभिक नाम मोहम्मदी बेगम था। उनके पिता मियाँ अंबर फर्रुखाबाद के निवासी थे, जो अमजद अली शाह के शासनकाल में लखनऊ चले आए थे। मोहम्मदी बेगम की मां का नाम मेहर अफजा था। युवराज वाजिद अली के सितार के उस्ताद कुतुब अली खां की सिफारिश से मियाँ अंबर को 1842 में मकबरे में दारोगा के पद पर नौकरी मिल गई थी, परंतु 1843 में ही मियाँ अंबर की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी बेटी मोहम्मदी बेगम अपने रिश्तेदार के यहाँ महमूद नगर में रहने लगी। उनका यह रिश्तेदार लखनऊ के धनी लोगों के लिए टोपियाँ सिलता था। एक बार उसकी टोपी युवराज वाजिद अली शाह ने पहनी। अभी एक ही दिन पहनी थी कि वाजिद अली के सिर में दर्द होने लगा। उनके एक मुसाहिब शायर रिंद ने दर्द का कारण यह बता दिया कि इस टोपी को पहले किसी ने अपने सर पर लगाया है। जूठी टोपी पहनने से आपको दर्द हुआ, यही मान लिया गया। टोपी बनाने वाले को सामने आकर सच सच बताने का हुक्म युवराज वाजिद अली ने सुना दिया। जैसे ही यह बात चौक सर्राफा में फैली, वो बूढ़ा आदमी टोपी सिलने वाला अपना घर छोड़कर कहीं छिप गया। दो मीरासने अम्मन और इमामन उस बुढ़े के घर में जब पहुँचे तो वो टोपी सिलने वाला नहीं मिला। उसके यहाँ खूबसूरत लड़की मोहम्मदी बेगम दिख गई। जब ये सूचना वाजिद अली को दी गई तो उन्होंने उस लड़की को अपने हरम मतलब परी खाने में सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की। मरता क्या न करता, आखिर अपने को बचाने तथा नवाब घराने से संबंध बनाने के उद्देश्य से मोहम्मदी बेगम को वाजिद अली को सौंप दिया गया। एक जगह वाजिद अली ने लिखा है, वसातत को अम्मन ईमानन ने की, मेरे घर में आई जने खानगी, पसीना था उसका कि जैसे गुलाब, महक थी परी उसने पाया खिताब। एक वर्ष के अंदर मोहम्मदी बेगम गर्भवती हो गईं। तब उनके ससुर नवाब अमजद अली शाह ने शाही रीत के अनुसार उन्हें अपने पुत्रवधू का दर्जा देकर उन्हें खार उन्निसा बेगम का खिताब दिया। रमज़ान के महीने में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रमजाल अली रखा गया। बाद में दादा ने ही पोते को विरजिस कदर और उसकी मां को बेगम हजरत महल का खिताब दिया। परिस्थितियों ने जब हजरत महल को अवध की सत्ता सौंपी तो अपने छोटे कार्यकाल में भी उसने न केवल सभी नवाबों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नाम सबसे ऊपर लिख दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
30 जून 1857 दिन मंगलवार को चिनहट के निकट इस्माइलगंज में अंग्रेजी सेना को क्रांतिकारियों ने पराजित कर दिया। लखनऊ से तमाम अंग्रेज भागकर रेजिडेंसी में कैद जैसी स्थिति में बंद हो गए। वाजिद अली शाह के 8 पुत्रों में से उस वक्त 4 पुत्र लखनऊ में थे। ये केवान कदर लखनऊ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के विरुद्ध रानी विक्टोरिया से फरियाद करने गए। सबसे बड़े पुत्र नौशेख कदर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरा लंदन में, तीसरा कलकत्ता में था, इसलिए चौथे बेटे बिराजिस कदर को लखनऊ का ताज मिल गया। 5 जुलाई 1857 को बिरजिस कदर की माता बेगम हजरत महल ने बेगम आलिया का मतलब राजमाता, बेगम आलिया बन लखनऊ की राजगद्दी संभाल ली। बेगम हजरत महल का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग। बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कदर के साथ नगीने वाली बारादरी पहुंची। बिरजिस कदर राज सिंहासन पर आसीन हुए और उनकी मां को मल्लिकाए आलिया के नाम से अलंकृत किया गया। अवध प्रांत के सभी राजाओं ने सर नवाया तथा एक आम ऐलान हुआ। खल्क खुदा का मुल्क बादशाह दिल्ली का हुक्म मिर्जा बिरजिस कदर बहादुर का हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि उस पाक परवरदिगार ने जो हम सबका खालिक है हमारी हुकूमत लौटा दी है। अब जबकि हुकूमत का निज़ाम हमारे साथ में है, हुक्म दिया जाता है कि कोई शख्स फसाद या लूट नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले हाकिम शहर की रूह से सज़ा के मुस्तहक होंगे। 7 जुलाई 1857 को कोठी चौलक्खी में बेगम हजरत महल का पहला दरबार हुआ। एक हुक्मनामा जारी हुआ कि समस्त प्यादा सवार रिसालदार पलटन कुर्मेदान बंदूकची जो अवध सरकार में सेना के कर्मचारी थे दर्रे दौलत पर हाजिर हों, उनकी नौकरी बहाल की जाती है। बेगम हजरत महल के सभी फरमान और हुक्मनामे नवाब बिरजिस कदर की ओर से ही जारी किए जाते थे। नाजिम शहर का मतलब उस समय के जिलाधिकारी। लखनऊ पर पुराने नाजिम अली रजा बेग को बहाल कर दिया गया। मिर्ज़ा हैदर हुसैन और यावर हुसैन को राउंड अफसर तथा कायम खां को 12वां रिसाला घुड़सवार बनाकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त कर लिया गया। उनके फरमानों की लंबी सूची है। उन फरमानों से जाहिर होता है कि बेगम कुशल प्रशासक, उत्तम संगठनकर्ता और बेहद साहसी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में उनके कारनामों की वजह से वो पहली पंक्ति की नेता दर्ज हैं। नवाब वाजिद अली शाह के कुछ रक्त संबंधी अंग्रेज़ों की कैद में थे। उन्हें छुड़ाने के लिए बेगम ने भी कुछ अंग्रेज कैद कर लिए। कैदियों की अदला बदली की बात चल ही रही थी कि किसी क्रांतिकारी ने कैदी अंग्रेज़ों को मार डाला। नवाब वाजिद अली शाह को भी कलकत्ता कैद से छुड़ाने के लिए बेगम ने 2 अंग्रेज अफसरों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, पर भेद खुल जाने से योजना फेल हो गई थी। बेली गारद में सिकुड़ी अंग्रेजी सेना में भी अपने गुप्तचरों के द्वारा अफवाहें फैलाकर भी वो अंग्रेजी सेना का मनोबल तोड़ा करती थी। एक बार उनकी अपनी सेना के 2 नायक मौलवी अहमदुल्ला शाह और सरफुद्दौला आपस में लड़ गए, जिसमें लगभग 8000 सैनिक मारे गए थे। जैसे ही बेगम को खबर मिली, वो मात्र 2 सैनिक लेकर युद्ध में पहुंच गईं और सुलह करा दी थी। 22 दिसंबर 1857 को दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे भारत में अब केवल लखनऊ ही अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश के तमाम राजा आत्मसमर्पण कर चुके थे। बेगम हजरत महल ने अपने अधीन सभी सेना नायकों की चौलक्खी में एक मीटिंग की। उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आखिरी दम तक अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश के क्रांतिकारी भी अब लखनऊ पहुंचने लगे थे।
पर हर जगह क्रांतिकारियों की हार हो जाने से अंग्रेजी सेना भी लखनऊ पहुंचने लगी थी। 25 फरवरी 1858 को मूसाबाद के युद्ध में बेगम हजरत महल ने हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेपाल के राजा जंग बहादुर को गोरखपुर जागीर का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया गया। बेगम हजरत महल ने भी नेपाल नरेश जंग बहादुर को गोरखपुर से आजमगढ़ का इलाका सौंपने का वादा कर अपनी तरफ करना चाहा, पर नेपाल नरेश ने इनकार कर दिया था। महोन्ना के तालुकेदार अली बख्श को पराजित कर नेपाल नरेश जंग बहादुर 4 मार्च 1858 को लखनऊ पहुंच गया था। चिन्हट, सिकंदरबाग, कदम रसूल, बेगम कोठी रेजिडेंसी, दिलकुशा, जलालाबाग और आलमबाग में क्रांतिकारियों का अंग्रेज व नेपाल की संयुक्त सेना से जबरदस्त लड़ाई हुई। बेगम के कई भरोसेमंद क्रांतिकारी मारे गए। दूसरी तरफ नेपाली व अंग्रेजी सेना के कई सिपाहियों सहित जनरल नील शेर, हेनरी लॉरेन व कुछ और अंग्रेज अधिकारी मारे गए। बेगम हजरत महल ने सैनिकों के वेतन के लिए कई रईस परिवारों से भी धन वसूला था तथा एक महिला सैनिक टुकड़ी भी बनाई थी, वीरांगना उधा देवी पासी, जिसने सिकंदरबाग में कई अंग्रेजों को मार गिराया था, इसी महिला टुकड़ी की सदस्य थी। 9 मार्च 1858 को दिल्ली से कर्नल हडसन लखनऊ आ गया। उसका बड़ा खौफ था। उसने मुगल बादशाह के 2 बेटों का सर काटकर प्लेट में रखकर बहादुर शाह जफर के सम्मुख पेश किया था। कर्नल हडसन ने अपना फरमान हजरत महल के पास पहुंचाया कि समर्पण कर दो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, जीवन यापन के लिए वार्षिक खर्चा भी दिया जाएगा। मगर बेगम हजरत महल ने कर्नल हडसन को मुगल बादशाह बहादुर शाह के 2 बेटों का कातिल करार देते हुए सजाए मौत का ऐलान कर दिया। 11 मार्च 1858 को कर्नल हडसन ने हजरत महल की कोठी पर धावा बोला। हिसामुद्दौला, फतेहुद्दौला, मोहम्मद रजा खां, सैयद मोहम्मद अकबर तहब्बुर खां, राजा हरिप्रसाद और राजा जियालाल अपनी अपनी टुकड़ी के साथ बेगम हजरत महल की मदद में लड़ रहे थे। पूरे दिन सारी रात जंग चली। दूसरे दिन कर्नल हडसन को हजरत महल की कोठी के अंदर प्रवेश करने का मौका मिल गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, एक क्रांतिकारी ने सामने से फायर कर दिया। हडसन को गोली लगी। वह उछलकर बाहर की ओर भागा कि दूसरे क्रांतिकारी ने दौड़कर तलवार से हडसन का सिर काट लिया। जो काम दिल्ली वाले नहीं कर पाए, वो लखनऊ के क्रांतिकारियों ने कर दिखाया था। बेगम हजरत महल के आवाहन पर एक तरफ खान अली मुजफ्फर जहां, अहमदुल्लासा बड़केदास, शेखर हसन, सरजू सिंह, वाजिद खां, शहीद खां जैसे हजारों देशभक्तों ने लखनऊ में अपनी आहुति दे दी, वहीं 4 देशद्रोहियों ने कैसरबाग की खुफिया जानकारी अंग्रेजों को देकर कैसरबाग लुटवा दिया था, जिनमें सबसे पहला नाम अंगद तिवारी, मीर अली, कनौजी लाल और खुर्द महल ने अपना नाम भारत के गद्दारों में लिखवा लिया था। क्रांतिकारियों की हार और बेगम हजरत महल का लखनऊ से जो पलायन हुआ, उसमें क्रांतिकारी व अंग्रेज सेनाओं में छापामार युद्ध जारी रहा। 15 मार्च 1858 को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विरजिस कदर के साथ कैसरबाग की कोठी से विदा ली और महल सरा दौलत खाना आसिफी में पड़ाव डाला। पर अंग्रेजी सेनाएं अब लखनऊ में भी लड़ाई जीतने लगी थीं। तब 16 मार्च को बेगम ने लखनऊ छोड़ दिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रजा में से क्रांतिकारियों की एक बड़ी सेना लेकर लखनऊ जीतने लौटेंगी। जुग्गौर, भिटौली, सूरजपुर, सलीमपुर, दरियाबाद और डीह होते हुए वो बहराइच की बौड़ी स्टेट चली गई, जहां वो नवंबर 1858 तक रहीं। वो गांव-गांव जाकर क्रांतिकारियों को एकत्र करने की कोशिश करती रहीं। इस कार्य में उन्हें कामयाबी इसलिए भी नहीं मिली कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का फरमान आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त कर दिया गया है
अब भारत का राज्य इंग्लैंड के संविधान से चलेगा। 18 फरवरी 1859 को उन्हें नेपाल के नया कोट नगर में देखा गया था। फिर उन्होंने नेपाल नरेश से शरण मांगी। नेपाल नरेश शरण देने को मान गया, पर उसने शर्त लगा दी कि वो अपने साथ 25 लोगों से अधिक नहीं ला सकती। बेगम हजरत महल काठमांडू जाकर बस गईं। उन्हें 500 रुपये मासिक खर्चा से शुरू होकर के 1500 रुपये मासिक खर्चा नेपाल राज्य से मिलता रहा। 7 अप्रैल 1879 को उनकी मृत्यु हो गई। 1891 में उनका बेटा वर्जिस कदर कलकत्ता चला गया, जहां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विषाक्त भोजन से उसकी मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल की कब्र काठमांडू के बाग बाजार में अभी भी देखी जा सकती है। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम की मदद की थी। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने अवध पर जो शर्तें थोपी, उनमें ये भी सम्मिलित था कि अवध की सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। अंग्रेजी पलटन की एक टुकड़ी एक अंग्रेज अफसर अवध सरकार में नियुक्त कर दिया, जिसका समस्त खर्चा अवध राज्य ही उठाएगा। आसफुद्दौला ने अब राजधानी लखनऊ से आसफुद्दौला ने जब राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, तो उन्हें लखनऊ में अंग्रेजी सेना के लिए छावनी तथा कार्यालय व आवास के लिए रेजिडेंसी की व्यवस्था करनी पड़ी। कंपनी का प्रतिनिधि रेजिडेंट कहा गया। जेम्स आउट अवध के 10वें रेजिडेंट थे। उनके समय ही नवाब वाजिद अली को गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया गया था। रेजिडेंट पद की जगह चीफ कमिश्नर का पद सृजित कर उस पर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त कर दिया गया। हेनरी लॉरेंस काफ़ी बुद्धिमान कूटनीतिक और दूरदर्शी अफसर था। उसने अवध सत्ता पर कंपनी का कब्जा कर लेने से जनता में विद्रोह की आशंका भांप ली थी, इसलिए अंग्रेजों की सुरक्षा के उसने पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। उसने रेजिडेंसी व मच्छी भवन, जो महाराजा लाखन पासी का किला था, अंग्रेजों के लिए सुरक्षा के लिए चुन लिया था। रेजिडेंसी में कई माह का अनाज, मांस व जानवरों का चारा इकट्ठा कर लिया गया था और रेजिडेंसी को किला जैसा रूप दिया गया था। ढालू जमीन पर तख्तों में कीले ठोक कीलों वाला हिस्सा ऊपर कर जमीन में तख्ते दबाए गए। किसी तरफ मिट्टी की दीवार बनाई गई, किसी तरफ खाई भी खुदवाई गई। निकट की बस्ती उजड़वा दी गई। भारी मात्रा में गोले बारूद व अन्य लड़ाई के सामान जमा कर लिए गए। इसके अलावा विद्रोह का नेतृत्व कर सकने वाले पुरुषों को जेल में डलवा दिया गया। गिरफ्तार होने वालों में प्रमुख रहे वाजिद अली के बड़े भाई मुस्तफ़ा अली खां, दिल्ली के शाही परिवार से संबंधित मिर्ज़ा हैदर शिकोह व मिर्ज़ा हुमायूं शिकोह, जो उस वक्त लखनऊ में रह रहे थे। शहादत अली खां के एक पुत्र मिर्ज़ा मोहम्मद हसन खां रुकनुद्दौला तुलसीपुर रियासत का राजा था। लखनऊ में क्रांति 30 मई 1857 को भड़की थी। 1 जुलाई 1857 की रात में अंग्रेज़ों ने मच्छी भवन से भी अपनी टुकड़ी हटाकर रेजिडेंसी में बुला लिया। जो युद्ध का सामान साथ नहीं ला पाए, वहीं आग लगाकर नष्ट कर दिया था। अगर हेनरी लॉरेन ने ज़बरदस्त व्यूह रचना ना की होती, तो रेजिडेंसी में रह रहे सभी अंग्रेज मार दिए गए होते। पूरे देश की तरह लखनऊ में भी क्रांति सबसे पहले मड़ियाँव छावनी में रह रही भारतीय पलटन में ही फूटी थी। क्रांति से 6 महीना पहले चतुर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ में सिख बटालियन को बुलवा लिया था। अधिकांश सिख क्रांति के दमन में अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। 22 जुलाई 1857 को रेजिडेंसी के कमांडर इंग्लिश ने लखनऊ निवासी सेवानिवृत्त सिपाही अंगद तिवारी को अपने पाले में मिला लिया था, जिसके सहारे
अवध की सेना की रणनीति, उनकी प्लानिंग को वो जान लेते थे। लखनऊ के क्रांतिकारियों ने जिस वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया, उससे अंग्रेज हिल गए। इसी से उन्होंने लखनऊ राजधानी का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत आगरा अवध का गठन किया। 1902 में अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत आगरा अवध का गठन किया, पर इसकी राजधानी इलाहाबाद बना दिया। 1934 में इस प्रदेश का नाम केवल संयुक्त प्रांत कर दिया और इसकी राजधानी आगरा को बना दिया। इलाहाबाद से आगरा ट्रांसफ़र कर दिया। अंग्रेज़ों को लखनऊ से इतनी चिढ़ हो गई कि लखनऊ को कभी प्रमुखता के केंद्र में नहीं रखना चाहते थे। इसी चाल के तहत 1934 में इस प्रदेश का नाम केवल संयुक्त प्रांत कर दिया और राजधानी इलाहाबाद से ट्रांसफ़र करके आगरा बना दिया। किंतु 1911 में दिल्ली के पास नया शहर नई दिल्ली बसा करके अंग्रेज भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली पहले ही ले जा चुके थे। आज़ादी के बाद जब 562 रियासतों को समाप्त कर 17 सूबों में बांटा गया, तब लखनऊ संयुक्त प्रांत आगरा का हिस्सा बनकर राजधानी लखनऊ की बजाय आगरा ही रही। किंतु 1950 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और जब पुनर्गठन के उपरांत संयुक्त प्रांत की जगह उत्तर प्रदेश बना, तब इसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई। साथियों, इस प्रकार हम लोग लखनऊ, इसके नामकरण, इसके पुराने इतिहास से लेकर के मुग़ल काल व नवाबी समय के वातावरण पर चर्चा करते हुए, उस समय के माहौल पर चर्चा करते हुए एक लंबे वृत्तांत पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। साथियों, पूरी चर्चा जो हमने आपसे की है, आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।